काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास ए कोई रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बी में जा रहा है, और मैं सपोज करता हूँ कि T0 पर ए की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो स्मॉल ए है और पी की इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है। आप जानते हैं कि जब रिएक्शन प्रोग्रेस करता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। आफ्टर टाइम टी हम सपोज करते हैं कि ए की कंसंट्रेशन ए से चेंज होकर a माइनस एक्स हो जाती है, जबकि पी की कंसंट्रेशन 0 से इंक्रीज करके x हो जाती है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट लॉ एक्सप्रेशन for first order reaction will be rate is directly proportional to the available concentration of A raised to power 1, and rate of reaction will be equal to a rate constant and available concentration of A raised to power 1. आप जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन इन टर्म ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और इन टर्म ऑफ रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखता हूं तो ये dP ओवर dt विल बी इक्वल टू K इनटू अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ A होगा। यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर P है, ये इस P की अवेलेबल कंसंट्रेशन है एट एनी टाइम T, और उसको मैंने x से रिप्रेजेंट किया है, तो ये dx ओवर dt होगा विल बी इक्वल टू K, और A की जो अवेलेबल कंसंट्रेशन है एट एनी टाइम T उसको मैंने A माइनस एक्स का नाम दिया है। तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये दरअसल रेट लॉ एक्सप्रेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये कौन सा रेट लॉ है? ये डिफरेंशियल रेट लॉ है। डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें ये जो dx ओवर dt है ये दरअसल रेट ऑफ चेंज ऑफ x है विद रिस्पेक्ट टू t, और ये रेट ऑफ रिएक्शन है इन टर्म ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन है इन टर्म ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जबकि ये जो A माइनस एक्स है ये अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A है एट एनी टाइम t, और रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन की जो पावर है वो 1 है, और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। जबकि इसके अंदर ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये दरअसल रेट कांस्टेंट कहलाता है, और चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट कहलाता है। इसके यूनिट यहीं से निकाले जा सकते हैं। यहां से K की यूनिट निकालने के लिए आप इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करें, देन K विल बी इक्वल टू 1 ओवर A माइनस एक्स इंटू dx ओवर dt। इसमें ये जो A माइनस एक्स है ये रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन है, और ये जो dx है ये चेंज इन कंसंट्रेशन है। इसके यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब है, इसके यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब है, जबकि ये जो है ये टाइम है और इसके यूनिट सेकंड है। तो ये मोल पर डीएम क्यूब और ये मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 ओवर सेकंड रहेगा जो कि K के यूनिट हैं, यानी K के यूनिट पर सेकंड होंगे। K फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है और इसके यूनिट
पर सेकंड है। K की डेफिनेशन भी यहीं से निकाली जा सकती है। डेफिनेशन क्या है कि अगर रिएक्टेंट की जो अवेलेबल कंसंट्रेशन है यानी A माइनस एक्स ये यूनिटी के इक्वल हो जाए यानी 1 के इक्वल हो जाए, then K will be equal to dx over dt. I mean when A minus x equal to 1, then K will be equal to dx over dt. It means कि K रेट ऑफ रिएक्शन की ही किसी वैल्यू का नाम है, और किस वैल्यू का नाम है जब रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन यूनिटी हो। ये डिफरेंशियल रेट लॉ है और इससे यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं ली जा सकती, इसलिए डिफरेंशियल रेट लॉ को कन्वर्ट किया जाता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ में, और इस डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेटेड रेट लॉ में कन्वर्ट करने के लिए हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए है कि इसमें x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t मौजूद है। इसे टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि ये डेरिवेटिव ऑफ x है विद रिस्पेक्ट टू t। ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उनको डिफरेंशियल इक्वेशंस कहा जाता है, और ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, चूंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है x का विद रिस्पेक्ट टू t, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती हैं। इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को फर्दर कई क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें एक क्लास ये है कि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनमें वेरिएबल को सेपरेट किया जा सकता है, और ये ऐसी ही डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल को सेपरेट किया जा सकता है। वेरिएबल सेपरेबल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। वेरिएबल इसमें कौन कौन से हैं? इसमें एक वेरिएबल x है और जो दूसरा वेरिएबल है वो t है, और ये वेरिएबल सेपरेबल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें वेरिएबल सेपरेट करें और इसको इंटीग्रेट कर दें। मैं क्लास मैं क्लोज कर तो ये वेरिएबल सेपरेबल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें वेरिएबल x और t हैं, वेरिएबल सेपरेट करें और इसको इंटीग्रेट कर दें। यानी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये है dx ओवर dt इज इक्वल टू k इनटू a माइनस x रेज़्ड टू पावर 1। इसमें आप वेरिएबल सेपरेट कर लें तो ये dx ओवर a माइनस x इज इक्वल टू k इनटू dt। यानी मैं a माइनस एक्स को इस साइड पर ले गया हूं और ये जो dt है इसको दूसरी साइड पर ले गया हूं। वेरिएबल सेपरेट किए हैं और मैं इसको इंटीग्रेट करने लगा हूं। केमिकल काइनेटिक्स को डिस्कस करते हुए हमें दो जो मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं उनसे हमारा वास्ता रहेगा, और उसमें एक ऑपरेशन है डिफरेंशिएशन और एक जो ऑपरेशन है वो है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए और इंटीग्रेशन के भी कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए, तब आप केमिकल काइनेटिक्स के कोर्स को डील कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन दरअसल है क्या? डिफरेंशिएशन दरअसल क्या है? इसमें हम फंक्शन से डेरिवेटिव निकालते हैं, जबकि इंटीग्रेशन इसका रिवर्स प्रोसेस है। उसमें हम डेरिवेटिव से
फंक्शन निकालते हैं। इन दोनों ऑपरेशंस के कुछ रूल्स हैं। मसलन डिफरेंशिएशन का एक रूल ये है कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर ये हमेशा 0 होता है, जबकि डेरिवेटिव ऑफ d ओवर dx ऑफ x यानी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 होता है। ऐसे ही डिफरेंशिएशन का एक रूल ये है कि d ओवर dx ऑफ cx, cx से मुराद ये c कोई कांस्टेंट है और x जो है वो वही वेरिएबल है जो यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे cx का डेरिवेटिव लेने का तरीका ये होता है कि ये जो कांस्टेंट है इसको इस ऑपरेटर की आउटसाइड पर लिखते हैं, यानी c d ओवर dx ऑफ x। आप जानते हैं कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो ये जो आंसर आएगा ये c होगा। ऐसे ही डिफरेंशिएशन का एक और रूल ये है कि d ओवर dx ऑफ c माइनस x है फॉर एग्जांपल। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है और ये वही वेरिएबल है जो यहाँ पर मौजूद है। तो c का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और जो x का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 होगा और ये माइनस एज सच रहेगा, तो इसका आंसर -1 रहेगा। तो ये इंतहाई फंडामेंटल जो डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं ये आपको पता होने चाहिए और ये काइनेटिक्स में यूज होंगे। ऐसे ही इंटीग्रेशन के भी कुछ रूल्स हैं। मैं सिर्फ वही लिखता हूं जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन का एक रूल ये है कि इंटीग्रल ऑफ dx जो होता है ये x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। इसकी एक रफ सी जस्टिफिकेशन ये है कि ये इंटीग्रल है और ये डिफरेंशियल है, तो इंटीग्रल और डिफरेंशियल खत्म हो जाएंगे, बस वेरिएबल रहेगा और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। सिमिलरली इंटीग्रेशन का एक और रूल ये है कि ये 1 ओवर x का अगर आपने इंटीग्रल लेना है तो ये नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आता है। लेकिन इस फार्मूले की एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि इस नीचे वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो इसके ऊपर मौजूद होना चाहिए। मसलन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है, वो इसके ऊपर मौजूद है, तो इसको इंटीग्रेट करते वक्त डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग लिखते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं। तो ये चंद एक रूल्स हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के, ये आपको पता होने चाहिए, तब आप केमिकल काइनेटिक्स को डील कर सकते हैं। तो यही रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं इनको अप्लाई करते हुए मैं इसको सॉल्व करने लगा हूं। मसलन इसको सॉल्व करने के लिए मैं यूं करता हूं कि इधर माइनस ले लें, इधर -1 ओवर a माइनस x इंटू dx इज इक्वल टू k इंटू इंटीग्रल ऑफ दिस। मैंने यहां पर भी माइनस लगाया और इसके अंदर भी माइनस लगाया है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यही वाला इंटीग्रल आ जाएगा। लेकिन मैंने यहां और यहां माइनस क्यों लगाया है? इसलिए कि मैं ये देख रहा हूं कि इसके डिनोमिनेटर में a माइनस x है। अगर मैं a माइनस x का डेरिवेटिव लेता हूं तो ये a का डेरिवेटिव, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, फिर माइनस आएगा, फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, तो a माइनस x का डेरिवेटिव -1 है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए जरूरी है कि इंटीग्रेशन का ये वाला रूल मैं अप्लाई करना चाहता हूं कि अगर 1 ओवर x का इंटीग्रल लिया जाए तो ये नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c होता है। और ये रूल मैंने आपको बताया कि उस वक्त वैलिड होता है जब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव उसके ऊपर मौजूद हो। अब a माइनस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x -1 है,
वो इसके ऊपर मौजूद होना चाहिए था, इसलिए मैंने यहां भी माइनस लगाया और यहां भी माइनस लगाया। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव उसके ऊपर मौजूद है, तो इसको इंटीग्रेट करते वक्त डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग लिखते हैं, यानी नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स आएगा इज इक्वल टू, मैंने कहा कि इंटीग्रेशन का एक रूल ये है कि इंटीग्रल ऑफ dx जो है वो x प्लस c होता है। तो इंटीग्रल ऑफ dt जो है वो ये इंटीग्रल है और ये डिफरेंशियल है, तो इधर t रहेगा और ये kt प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आएगा। सवाल ये पैदा होता है कि मैंने ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c एक साइड पर लगाया है। इनफैक्ट ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ भी था, उसको आप c1 का नाम दे दें, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ भी आएगा, उसको c2 का नाम दे दें। ये जो c1 है इसको इस साइड पर ले जाएं तो ये c2 माइनस c1 हो जाएगा। इट शुड बी अनदर कांस्टेंट, उसको मैंने c का नाम दिया है। तो ये जो c है जिसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है, इसकी वैल्यू इनिशियल कंडीशन यूज करके निकाली जा सकती है। इनिशियल कंडीशंस क्या हैं? आप जानते हैं कि जब मैंने रिएक्शन को इनिशिएट किया था तब T 0 था, और अगर T 0 था तो रिएक्टेंट की वो कंसंट्रेशन 0 थी जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है, यानी X भी 0 था। ये कंडीशन आप यहाँ पर अप्लाई करें, जहाँ T है वहाँ 0 कर दें, जहाँ X है वहाँ 0 कर दें, तो फिर ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ A will be equal to k t0 plus constant of integration c। 0 k से मल्टीप्लाई होगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a will be equal to c। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की ये वाली वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें। अगर c की ये वैल्यू आप यहां पर पुट करते हैं तो फिर ये वाला एक्सप्रेशन यूं बनेगा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a। माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a को आप दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, यानी नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स विल बी इक्वल टू k इंटू टी। आप जानते हैं कि लॉग का ये रूल है कि लॉग a माइनस लॉग b जो है वो लॉग a ओवर b के इक्वल होता है। यही रूल मैं यहाँ पर अप्लाई करने लगा, यानी नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर a माइनस एक्स विल बी इक्वल टू के टी। ये भी रेट लॉ एक्सप्रेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन ये डिफरेंशियल रेट लॉ था। ये था डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ की जरूरत इसलिए पड़ती है कि इससे काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। वो कौन कौन सी यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ली जा सकती हैं, मैं उनको डिस्क्राइब करता हूँ। आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन ली जा सकती हैं, जिनको मैं रिजल्ट्स का नाम दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक इंफॉर्मेशन ये है कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को एक्सप्लेन करता हूं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो दो तरह की होती है। ये y इज इक्वल टू mx टाइप हो सकती है, और ये y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप हो सकती है। याद रहे
कि इसमें ये जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये प्लॉट की स्लोप है और ये कांस्टेंट है। ऐसे ही ये y यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो m है ये इस प्लॉट की स्लोप है और ये कांस्टेंट है। जबकि ये जो c है ये भी एक कांस्टेंट है और इसको इंटरसेप्ट कहा जाता है। यानी वेरिएबल इसमें y और x हैं और m और c इसमें कांस्टेंट हैं, लेकिन इस केस में c की वैल्यू 0 है। ये इस टाइप की जो इक्वेशन होती है ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जबकि इस टाइप की जो इक्वेशन है ये कहलाती है, ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये इन इंटरसेप्ट फॉर्म है। c की वैल्यू यहां 0 नहीं है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब भी आप प्लॉट बनाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन दी स्लोप पॉजिटिव है और नेगेटिव, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो फिर ये y एज ए फंक्शन ऑफ x प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा और ओरिजिन से पास करेगा, और इस प्लॉट की जो स्लोप है वो m होगी। जबकि अगर आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा हो तो ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये इंटरसेप्ट फॉर्म में है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो फिर ये वाला प्लॉट यूं बनेगा, यानी y को एज ए फंक्शन ऑफ x प्लॉट करेंगे और ये जो प्लॉट है ये यूं बनेगा, ये y इंटरसेप्ट c होगा, और इस प्लॉट की जो स्लोप है वो m के इक्वल होगी। तो मैंने कहा कि ये वाला एक्सप्रेशन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जिसमें ये एज ए होल डिपेंडेंट वेरिएबल y है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, ये इस प्लॉट की स्लोप m है, और ये y इज इक्वल टू mx टाइप एक्सप्रेशन है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप प्लॉट बनाएं तो प्लॉट को स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और ओरिजिन से पास करना चाहिए। आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा log ऑफ a ओवर a माइनस x वर्सेस t, और ये स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास करेगा, और इस प्लॉट की जो स्लोप है उसको यूज किया जा सकता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट k। यानी k की डिटर्मिनेशन के लिए आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसमें रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन आपको पता होनी चाहिए, और रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल आपको पता होनी चाहिए। फिर आप इसकी रेशो लेंगे, उसका लॉग लेंगे, उसको t के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे, तो उस प्लॉट की जो स्लोप है वो आपको k की वैल्यू देगी। यानी इस ग्राफिकल मेथड से k निकालने के लिए जरूरी है कि आप रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन जानते हो। समटाइम ये होता है कि आप रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं जानते, फिर भी आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। यानी मैं ये बताने लगा हूं कि डिटर्मिनेशन ऑफ k व्हेन a यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज अननोन। तो ऐसा करने के लिए आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को रीअरेंज कर लें। यानी इसको हम यूं लिख सकते हैं ना, नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस x इज इक्वल टू k इनटू t। ये लॉग फार्मूला है कि log a ओवर b जो है वो log a माइनस log b के इक्वल होता है। तो ये log a ओवर a माइनस x था, तो उसको मैंने log ऑफ a माइनस log ऑफ a माइनस x इज इक्वल टू k t कर दिया। माइनस से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस x इज इक्वल टू माइनस k इंटू t। ये जो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a है इसको आप दूसरी साइड पर ले जाएं, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस x विल बी इक्वल टू माइनस k t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a।
इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी आप गौर से देखें तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है इन इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें ये जो log ऑफ a माइनस एक्स है ये डिपेंडेंट वेरिएबल y है, ये जो t है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, ये माइनस k इस प्लॉट की स्लोप m है, और ये log ऑफ a इस प्लॉट का इंटरसेप्ट c है, और ये y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप एक्सप्रेशन है। लेकिन इसकी स्लोप नेगेटिव है। अगर स्लोप नेगेटिव हो तो फिर log ऑफ a माइनस एक्स को एज ए फंक्शन ऑफ t प्लॉट करें, नेचुरल log ऑफ a माइनस एक्स एज ए फंक्शन ऑफ t। याद रहे कि जब भी हम ग्राफ बनाएंगे हम अलॉन्ग x एक्सिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे और अलॉन्ग y एक्सिस डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे। चूंकि t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और log ऑफ a माइनस एक्स यानी रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन का जो log है वो t पर डिपेंडेंट है, इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये a माइनस एक्स रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रही है, इसलिए यहां पर माइनस का साइन है। और log ऑफ a माइनस एक्स को एज ए फंक्शन ऑफ t प्लॉट करें तो ये जो प्लॉट है ये यूं बनेगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और इस प्लॉट की जो स्लोप है वो माइनस k के इक्वल आएगी। अगर आप k निकालना चाहते हैं तो -1 को इस प्लॉट की स्लोप से मल्टीप्लाई कर दें तो k की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जबकि इस लाइन को आप इधर को बढ़ाएं तो ये जहां पर y एक्सिस को कट करेगी वहां से लेकर यहां तक ये जो वैल्यू है ये इंटरसेप्ट होगा, y इंटरसेप्ट होगा, और ये नेचुरल log ऑफ a के इक्वल होगा। आप नोट करें कि मैंने log ऑफ a माइनस एक्स को एज ए फंक्शन ऑफ t प्लॉट किया, उस प्लॉट की स्लोप निकाली, उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो मैंने k की वैल्यू निकाल ली। लेकिन k की वैल्यू निकालने के लिए मुझे a यानी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो a की कंसंट्रेशन, a की इनिशियल कंसंट्रेशन जाने बगैर आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। मोरओवर k के ये वाला प्लॉट हासिल करने के लिए यानी आप रिएक्शन को इनिशिएट करें, डिफरेंट टाइम इंटरवल पर रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन मेजर करते जाएं, उसका log लें, उसको t के अगेंस्ट प्लॉट करें, उस प्लॉट की स्लोप निकालें, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो वो k की वैल्यू देगा। इस प्लॉट का एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि इसकी यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू है वो y इंटरसेप्ट है, वो मेजर कर लें तो हम कहेंगे कि ये जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो नेचुरल log ऑफ a के इक्वल है। दोनों तरफ हम एंटी लॉग ले लें तो a विल बी इक्वल टू e रेज टू पावर इंटरसेप्ट। यानी अगर आपके पास इंटरसेप्ट की वैल्यू हो तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जब रिएक्शन इनिशिएट हुआ था तब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी थी। k की वैल्यू आप इस मेथड से निकालें चाहे आप इस मेथड से निकालें, ये दोनों k की डिटर्मिनेशन के ग्राफिकल मेथड्स कहलाते हैं। ग्राफिकल मेथड से k निकालने के लिए जरूरी है कि आप एट लीस्ट 4 डिफरेंट टाइम इंटरवल पर रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन को मेजर करें, जो कि टाइम तलब काम है। आप ग्राफ के बगैर भी k की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आप 2 डिफरेंट टाइम इंटरवल पर रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन मेजर कर लें। कैसे, मैं उसको एक्सप्लेन, यानी मैं बताने लगा हूं डिटर्मिनेशन ऑफ k विदाउट ग्राफ। मैंने कहा कि जब t चेंज होगा तो रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन चेंज होगी। यानी अगर मैं कहता हूं कि टाइम अगर मेरे पास t1 है तो फिर उस पर ये वाला एक्सप्रेशन यूं बनेगा, नेचुरल log ऑफ a ओवर a माइनस x1 इज इक्वल टू k इंटू t1।
मैंने t 1 किया है तो मैंने a माइनस एक्स 1 किया है। मैंने k और a को चेंज नहीं किया क्योंकि ये कांस्टेंट है। t चेंज होगा तो जस्ट a माइनस एक्स चेंज होगा। सिमिलरली t2 पर ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर a माइनस x2 इज इक्वल टू k इंटू t2। इसको अगर मैं एक्सप्रेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं और इसको मैं 2 कह देता हूं तो मैं 1 से 2 को सबट्रैक्ट कर लेता हूं, तो फिर ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर a माइनस x1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर a माइनस x2 इज इक्वल टू k1 इंटू k is equal to k into t1 minus k into t2। इस पर आप लॉग फार्मूला अप्लाई करें तो ये नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर a माइनस x1 ओवर a माइनस x2 विल बी इक्वल टू k, यहां से कॉमन ले लें, k into t1 माइनस t2। इसको फर्दर रीअरेंज करें तो ये नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर a माइनस x1 a माइनस x2 ओवर a इज इक्वल टू k इंटू t1 माइनस t2। ये a से कैंसिल हो जाएगा, फिर ये एक्सप्रेशन यूं बनेगा, नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस x2 over a minus x1 is equal to k into t1 minus t2 और यहां से k will be equal to 1 over t1 minus t2 natural log of a minus x2 over a minus x1। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप देखें, इसमें ये a माइनस x1 ये रिएक्टेंट a की कंसंट्रेशन है एट टाइम t1 और ये a माइनस x2 रिएक्टेंट a की अवेलेबल कंसंट्रेशन है एट टाइम t2। दो टाइम्स की वैल्यू आपके पास हो और दो रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन उन टाइम्स इंटरवल पर आपके पास हो, तो वो वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में पुट करके आप ग्राफ बनाए बगैर k की वैल्यू निकाल सकते हैं। काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ एसोसिएटेड एक और टर्म है जिसको हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है। हाफ लाइफ पीरियड से मुराद वो टाइम है जब रिएक्शन 50% तक हो जाता है, या हाफ लाइफ पीरियड से मुराद वो टाइम है जब 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, या हाफ लाइफ पीरियड से मुराद वो टाइम है जब रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ के इक्वल रह जाती है, या हाफ लाइफ पीरियड से मुराद वो टाइम है जब रिएक्टेंट की वो कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ के इक्वल हो जाती है। इनमें से लास्ट डेफिनेशन मैं इधर यूज करने लगा हूं। मैंने कहा कि जब रिएक्टेंट की वो कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है यानी X है, वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ के इक्वल हो जाती है, तब तक रिएक्शन जो टाइम लेता है वो उसका हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। ये जो डेफिनेशन है ये मैं यहां पर अप्लाई करने लगा, यानी जहां X है वहां A हाफ लिख दें, जहां T है वहां T हाफ लिख दें। तो नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस a बाय 2 इज इक्वल टू k इंटू t हाफ। ये a से a बाय 2 निकाल लें तो a बाय 2 रहेगा, नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर 1 डिवाइडेड बाय a बाय 2 इज इक्वल टू k इंटू t हाफ। इसको फर्दर रीअरेंज करें तो नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर 1 एंड 2 ओवर a विल बी इक्वल टू k
into t half. ये a से कैंसिल, नेचुरल log of 2 will be equal to k into t half. आप जानते हैं कि जो log of 2 की वैल्यू है वो 0.693 होती है और ये इक्वल है k into t half के, यानी हाफ लाइफ पीरियड for first order reaction will be equal to 0.693 over k. In other word, हम कहेंगे कि half life period for first order reaction is independent of initial concentration of reactant. क्योंकि यहाँ एक्सप्रेशन में कहीं पर स्मॉल a मौजूद नहीं है, इसलिए हाफ लाइफ पीरियड रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली आप जो रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन है उसकी टाइम डिपेंडेंस देख सकते हैं। मैंने कहा था कि A रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट P में जा रहा है। T0 पर A की इनिशियल कंसंट्रेशन A है, P की इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है। आफ्टर टाइम T ये कंसंट्रेशन A माइनस X हो जाती है और ये X हो जाती है। जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होगी, जबकि रिएक्टेंट की वो कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करेगी। मैं ये देखना चाहता हूं कि इन ट्रू सेंस, इन मैथमेटिकल सेंस, टाइम डिपेंडेंस ऑफ अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी A माइनस X क्या है। इसके लिए मैं इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को थोड़ा रीअरेंज करता हूं। मैं इसकी दोनों साइड पे इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ A ओवर A माइनस X विल बी इक्वल टू माइनस K इंटू T। आप जानते हैं कि लॉग का ये रूल है कि ये जो कोफिशिएंट है ये इधर पावर बन सकता है, यानी नेचुरल लॉग ऑफ A ओवर A माइनस X रेज़ टू पावर -1 विल बी इक्वल टू माइनस K इंटू T। इसको फर्दर रीअरेंज करके यूं लिखा जा सकता है log ऑफ A माइनस X ओवर A इज इक्वल टू माइनस K इंटू T। इसकी दोनों साइड पे मैं एंटी लॉग लेने लगा हूं। अगर मैं एंटी लॉग लेता हूं तो फिर ये A माइनस X ओवर A विल बी इक्वल टू E रेज़ टू पावर माइनस K इंटू T। E जो है वो नेचुरल लॉग की बेस है। जब आप दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे तो ये जो है ये E की पावर बन जाएगा। इस A को आप इस साइड पर ले जाएं तो ये A माइनस X विल बी इक्वल टू A E रेज़ टू पावर माइनस K इंटू T। इस मैथमेटिकल रिलेशन में दो चीजें वेरिएबल हैं, ये A माइनस X जो रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन है और ये T जो कि टाइम है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, बाकी सब कुछ इसमें कांस्टेंट है। हम दरअसल ये देखना चाहते थे कि A माइनस X की T पर क्या डिपेंडेंस है। इसको समझने के लिए इसको थोड़ा और रीअरेंज कर लें, यानी ये A ओवर E रेज़ टू पावर K इंटू T। आप देखिए कि अगर मैं T की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं तो ये वाली वैल्यू इंक्रीज होगी, इट मींस डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, तो ये A माइनस X डिक्रीज होगा। इन अदर वर्ड T की वैल्यू बढ़ेगी तो A माइनस X की वैल्यू कम। आपकी कॉमन सेंस भी यही कहती है कि A माइनस X रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन है, उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होना चाहिए। ये रिलेशन A माइनस X और T के दरमियान रिलेशन है और ये बता रहा है कि अगर T इंक्रीज होगा तो A माइनस X एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। मोरओवर अगर मैं T की वैल्यू को 0 कर देता हूं, T 0, तो ये E रेज़ टू पावर 0 1 E रेज़ टू पावर 0 1 A माइनस X विल बी इक्वल टू A।
यही बात है कि जब t 0 था तो A की कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी और वो इनिशियल कंसंट्रेशन थी और वो स्मॉल a थी। एक और बात, अगर मैं t को इन्फिनिटी कर देता हूं, t को इन्फिनिटी कर देता हूं तो ये e रेज टू पावर इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी, a ओवर इन्फिनिटी विल बी 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर t 0 हो तो फिर a माइनस एक्स a होता है, और अगर t इंफिनिटी हो देन a माइनस एक्स इक्वल टू 0 होता है। यानी t इंफिनिटी पर रिएक्टेंट की जो अवेलेबल कंसंट्रेशन है वो 0 हो जाएगी। इन अदर वर्ड, रिएक्टेंट को कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इंफिनिटी टाइम चाहिए होगा। अगर मैं a माइनस एक्स को एज ए फंक्शन ऑफ t प्लॉट करूं तो प्लॉट क्या बनेगा? मैंने कहा कि मेरे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो a माइनस एक्स है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है। मैंने कहा कि t0 तो a माइनस एक्स a, इट मींस t0 पर a की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है और वो a है। मैंने कहा कि अगर मैं t बढ़ाता हूं तो a माइनस एक्स डिक्रीज होगा और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, तो a टाइम के साथ डिक्रीज होगा और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, लाइक दिस। यानी a एज ए फंक्शन ऑफ t एक्सपोनेंशियल डिके होगा और t की वेरी वेरी लार्ज वैल्यू पर जाकर a माइनस एक्स 0 हो जाएगा। यानी t इंफिनिटी पर a माइनस एक्स 0 होगा। मैं एक्सप्रेशन डेवलप करना चाहता हूं टाइम डिपेंडेंस ऑफ x का। आपके पास एक्सप्रेशन है a माइनस एक्स इज इक्वल टू a e रेज टू पावर माइनस k इंटू t। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, यानी ये जो टर्म है इसको मैं इस साइड पर ले जा रहा हूं, a माइनस a e रेज टू पावर माइनस k इंटू t इज इक्वल टू x। x को दूसरी साइड पर ले गया, यहां से a कॉमन ले लेता हूं, 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस k इंटू t विल बी इक्वल टू x। यानी आपके पास एक्सप्रेशन है x इज इक्वल टू a 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस k इंटू t। इसको थोड़ा रीअरेंज करके यूं लिख लें, x इज इक्वल टू a 1 माइनस 1 ओवर e रेज टू पावर k इंटू t। आप नोट करें कि वैल्यू को बढ़ाता हूं तो ये जो वैल्यू है ये इंक्रीज करेगी, ये इंक्रीज करेगी तो ये वाली वैल्यू ओवरऑल डिक्रीज करेगी, स्मॉल वैल्यू इससे सब्ट्रैक्ट होगी तो x की वैल्यू इंक्रीज करेगी। x इंक्रीज करेगा जब t इंक्रीज करेगा। आपकी कॉमन सेंस भी यही कहती है कि A रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट P में जा रहा है, T0 पर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A है, इसकी 0 है। आफ्टर टाइम T ये A माइनस एक्स हो जाती है और ये x हो जाती है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज करेगी और ये इंक्रीज करेगी। मोरओवर, अगर T की वैल्यू 0 हो जाए तो ये e रेज टू पावर 0 1 ओवर 1 माइनस 1 0, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। यानी जब t की वैल्यू 0 होगी तब x की वैल्यू भी 0 होगी। और अगर t इंफिनिटी हो जाए, t इंफिनिटी e रेज टू पावर इंफिनिटी 1 ओवर इंफिनिटी 0, अगर ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा तो फिर x a के इक्वल हो जाएगा। जब t इंफिनिटी को अप्रोच करेगा x विल बी इक्वल टू a। यानी अगर मैं x को एज ए फंक्शन ऑफ t प्लॉट करता हूं तो ये जो प्लॉट है ये यूं बनेगा, ये कर्व a माइनस एक्स वर्सेस t है और ये x वर्सेस t है, और t की वेरी लार्ज वैल्यू पर x की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो a हो। एक और इंपॉर्टेंट टर्म कि अगर मैं इस a को इस तरफ ले जाता हूं तो फिर ये जो x ओवर a है ये 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर e रेज टू पावर kt होगा।
ये जो टर्म है ये कहलाती है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, और इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 तक होती है, और ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी